नमस्कार, A24 न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं दीपांशु के साथ। अब समाचार विस्तार से। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने शनिवार को विगत दिनों घटित दुखद घटना की पीड़िता के निवास पर जाकर परिजनों से बातचीत की। जितेंद्र सिंह ने कहा कि उनके परिवार में कोविड संक्रमित होने के कारण वे क्वारंटाइन थे, इसलिए परिजनों से मुलाकात नहीं कर पाए, लेकिन फोन पर वे लगातार घटना की जानकारी तथा परिजनों से बात करते रहे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इस मामले की गंभीरता को समझते हुए सीबीआई जांच के आदेश भी दे दिए हैं। राज्य सरकार हर स्तर पर पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। जितेंद्र सिंह ने परिजनों से बातचीत के दौरान उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा कि जयपुर से एफएसएल व इंटेलिजेंस की पूरी टीम दिन रात एक कर इस घटना को पूरी पारदर्शिता के साथ खोलने के लिए प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस तीव्र गति से मामले के खुलासे को लेकर जुड़ी हुई है। वहीं राज्य सरकार व कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली द्वारा परिवार को आर्थिक सहायता भी दी गई है। उन्होंने बताया कि पीड़िता को 3 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने के लिए जिला कलेक्टर को निर्देश भी दिए हैं। 3 लाख रुपए की और सहायता करा दी है गवर्नमेंट की तरफ से ना। हाँ, और साहब के स्पेशल वो है। इसके अलावा भी जो पहले का जो है 3.5 तो अलग ही इसमें तो आपसे ज़्यादा उपयोग रखते हैं सर। बिल्कुल इलाका पूरा आपसे रहता है। बाबर साहब पहले ही आ रहे थे, लेकिन वो बच्चे के मेरे पॉजिटिव आ गया था। परिवार में सब सारे वो हो गए, कोविड हो गया था। थोड़ा आगे पीछे आ जाओ, फोटो में मैं पहुंचना चाह रहा था जब ये घटना हुआ था लेकिन मेरे परिवार के अंदर कोविड होने से मुझे क्वारंटीन में जाना पड़ा। आज बच्ची के परिवार से मिले हैं और इसकी बड़ी बहन से, छोटी बहन से, भाई से मुलाकात हुई है। उनको हमने यही आश्वासन दिया है कि जल्दी से जल्दी पुलिस अपना काम कर रही है, बहुत तेज़ी से काम कर रही है और बिल्कुल पारदर्शिता के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ जल्दी से जल्दी इस पूरे मामले का खुलासा होगा। और ये भी मैंने परिवार ये मदद इनकी काफ़ी प्रशासन द्वारा, राजस्थान सरकार द्वारा और ख़ास तौर से टीकाराम जूली साहब जो हमारे राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, उनकी तरफ से भी पूरे परिवार का आगे उनका व्यापन कैसे हो, नौकरी के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, ये भी सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं। मुझे लगता है कि जल्दी होने वाला है। पुलिस इसमें रात और दिन काम कर रही है। बाहर से भी, जयपुर से भी टीमें आई हैं, एक्सपर्ट्स भी आए हैं, एफएसएल वाले भी आए हैं, जो भी मतलब एक तरह से इंटेलिजेंस का सारा जितने भी यंत्र हैं पूरे प्रदेश के अंदर, वो सारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने झोंक दिए हैं। और मुझे लगता है कि अगले कुछ दिनों के अंदर ज़रूर इसका खुलासा होगा। जब ज़रूरत है कि इस पीड़ित परिवार के आंसू पोंछने के लिए, इनके भविष्य के बारे में जानने के लिए, लेकिन दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टियां अपनी राजनीतिक हुटियाँ यहाँ सेक रही हैं और एक तरह से माहौल ख़राब कर रही हैं। उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, उनको देखना चाहिए, उनको मदद करनी चाहिए, उनको इस परिवार को सुविधा देनी चाहिए, इनको हिम्मत इनकी बढ़ानी चाहिए, ना कि यहाँ राजनीति लाएं। सर समाज न्याय संघर्ष समिति द्वारा मूक बधिर बालिका प्रकरण में अनिश्चितकालीन धरना होप सर्कल पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक हर रोज दिया जाएगा। जानकारी देते हुए समिति के सरदार तारा सिंह ने बताया कि शनिवार को अलवर बंद सफल होने के बाद यह निर्णय लिया गया है। सभी संगठनों का हमें भरपूर सहयोग प्राप्त हुआ है। उन्होंने बताया कि पुलिस की हठधर्मिता के चलते हुए इस केस में कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की जा सकी है, इसलिए हमने धरना देने का निर्णय किया है। साथ ही हमारा एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी मिलेगा एवं गृह मंत्री से भी इस बारे में मुलाकात की जाएगी। अगर तब भी हमें कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलता है तो हम राजस्थान हाई कोर्ट में पेश करेंगे और पीड़िता को न्याय दिलवाने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। संघर्ष समिति के रण के बाद हमने अनिश्चितकालीन धरना देने की जो है रणनीति बनाई है और संघर्ष समिति के कैंडल मार्च और काले झंडे लेकर हमने राज्यपाल के नाम ज्ञापन देने के बाद कल अलवर बंद किया, जिससे कि समस्त सर्व संगठनों ने साथ देते हुए अलवर को संपूर्ण रूप से बंद कराया और अलवर की जनता का रोष जो है आप लोगों के सामने आया। लेकिन पुलिस की हठधर्मिता और ढीठता है कि वो इस सब के बावजूद भी उस मुकदमे में जो है खत्मी लगा दी है और 376 को ना मानते हुए उस मुकदमे को फाइल को बंद कर दिया है।
अभी तक कोई प्रेस नोट भी जारी नहीं किया है और हम लोगों को भी नहीं बताया है। इसके लिए हम इफेक्टिव आंदोलन चलाने के लिए धरने के साथ साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से हमारा प्रतिनिधिमंडल मिलेगा और उसके बाद जो है गृह मंत्री भारत सरकार से भी हमारा प्रतिनिधिमंडल मिलेगा, जो कि सीबीआई से जांच कराने का काम करेगा। और इसके बावजूद भी अगर हमें कहीं न्याय नहीं मिला तो हम राजस्थान के हाई कोर्ट के सामने जाकर रिट पेश करने का काम करके सीबीआई से जांच कराने का काम करेंगे और पीड़िता को न्याय दिलाने का काम करेंगे, आखिरी दम तक लड़ने का काम करेंगे। कोरोना के चलते आज रविवार को वीकेंड कर्फ्यू के दौरान बाजार बंद रहे एवं आवश्यक चीजों की दुकानें खुली रही। कुछ दुकानदारों का कहना था कि वीकेंड कर्फ्यू के दौरान बाजार पूर्णतः बंद है, लेकिन सावों के चलते सामान की बिक्री नहीं होने से काफी परेशानियां लोगों को हो रही हैं। दुकानदारों ने बताया कि हम सरकार के इस निर्णय के साथ हैं, सरकार जो भी आदेश करेगी वह हमें मान्य होगा। कोरोना की बीमारी को जड़ से खत्म करना जरूरी है। बाजार इसलिए बंद है, वीकेंड कर्फ्यू है, गवर्नमेंट के साथ है, सारे व्यापारी सारे प्रतिष्ठान बंद है, क्योंकि ये बीमारी बंद हो जाए इसके लिए सब साथ है। व्यापारी नुकसान हो रहा है, ब्याह शादी को भी हमारे बहुत धंधे में नुकसान हो रहा है, लेकिन इसकी परवाह नहीं है हमको तो सिर्फ बीमारी मिटनी है कोरोना की। बिल्कुल गाइडलाइन का पालन करते हैं, सैनिटाइजर भी हमारे पास होता है और सब मास्क लगा के ग्राहक को हम सामान देते हैं। बिना मास्क के सामान नहीं देते हैं व्यापारी, कोई व्यापारी सामान नहीं देता है। ग्राहक को मास्क होना अनिवार्य है। बिल्कुल सरकार चाहे जब तक वीकेंड कर्फ्यू लागू रखेंगे, हम सरकार के साथ हैं। देखो, ये कर्फ्यू लगा हुआ है, सरकार इसके लिए सभी मौजूदा हालात को देखते हुए बंद किया है। व्यापारीगण व अपने नौकरी पेशे वाले गण भी सभी साथ हैं और सब हम सरकार के साथ हैं। सरकार जैसे गाइडलाइन को देंगी वो गाइडलाइन हम सब मानने के लिए तैयार हैं। वहाँ का माहौल के है, शादी माहौल में ऐसा है कि जैसे व्यापारी वगैरह है ये भी साथ में है, ये परवाह ना करते हुए और गाइडलाइन 50 की जगह 100 कर दिया सरकार ने, ये भी बहुत अच्छा है और इसकी पालना हमको सभी को करनी चाहिए। माधव सेवा समिति और नेक कमाई समूह के सहयोग से रविवार को मोहल्ला शिवलालपुरा शिव मंदिर में नन्हे मुन्ने बच्चों को गर्म जर्सियों का वितरण किया गया। माधव सेवा समिति के सचिव विमल जैन ने बताया कि माधव सेवा समिति पूरे राजस्थान में आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर बस्तियों में शैक्षणिक संबल का कार्य करती है। अभी हमारे पास अलवर में 4 स्कूल संचालित है। आमजन ने कमाई के सहयोग से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में बच्चों को गर्म जर्सियां दी है। हम चाहते हैं कि समाज हमारे साथ जुड़े ताकि हम ऐसे ही कार्य कर सके जिससे गरीब और असहाय लोगों का भला हो। वहीं नेक कमाई संस्था से जुड़े अभिषेक तनेजा ने बताया कि यह संस्था पिछले 2 वर्षों से खुशियों वाला रविवार मना रहे हैं, जिसके तहत हमने आज मोहल्ला शिवलालपुरा में नन्हे मुन्ने बच्चों को गर्म जर्सियों का वितरण किया है। आगे भी ऐसे नेक कार्य होते रहेंगे। अलवर शहर आप सभी का आज माधव सेवा समिति के इस प्रांगण में जब माधव सेवा समिति अपना संस्कार केंद्र चलाती है सायकालीन। मैं विमल कुमार जैन श्री माधव सेवा समिति का सचिव पद पर कार्यरत हूँ। श्री माधव सेवा समिति पूरे राजस्थान क्षेत्र में आर्थिक और सामाजिक रूप से कमज़ोर बस्तियों में शिक्षण संबलन का कार्य करती है। अभी हमारे पास अलवर में 4 स्कूल हैं, जिनमें से 2 उच्च प्राथमिक और 2 प्राथमिक विद्यालय हैं। एक स्कूल उच्च प्राथमिक हमारा अखेपुरा बस्ती चमेली बाग मैदान में चलता है, इसमें 150 बच्चे इस समय अध्ययनरत हैं। दूसरा स्कूल अलवर में ही बुद्ध विहार के ऊपर बराई बस्ती क्षेत्र है, उसमें हमारा चलता है, वो भी उच्च प्राथमिक स्तर का है। 152 बच्चे वहाँ अध्ययनरत हैं। एक प्राथमिक स्कूल मानसरोवर धाम से 3 किलोमीटर इंटीरियर सरिस्का क्षेत्र में गंगोड़ी गांव है, वहाँ 12 परिवार गुजरों के हैं और उनके 16 बच्चे अभी वहाँ अध्ययनरत हैं। एक अध्यापक हमारा वहाँ पढ़ाने जाता है। इसी प्रकार एक स्कूल पृथ्वीपुरा से 3 किलोमीटर आगे ढाणी है, हरिपुरा की ढाणी, वहाँ भी प्राथमिक स्कूल है। 40 बच्चे हमारे पास वहाँ अध्ययनरत हैं। पृथ्वीपुरा, हरिपुरा और गंगोड़ी गांव की स्थिति ऐसी कि यहाँ के बच्चे सामान्यतः पढ़ने कहीं भी नहीं जाते थे। गंगोड़ी में तो स्थिति है कि वहाँ पानी की व्यवस्था भी नहीं है। तो इस प्रकार के क्षेत्रों में हम जहाँ वास्तव में आवश्यकता है, माधव सेवा समिति के रूप में काम करते हैं।
हमारा लक्ष्य है कि अलवर में 30 कच्ची बस्तियां हैं, तो इस सत्र में हमारा लक्ष्य है कि हम 12 संस्कार केंद्र सायंकालीन शुरू करें। संस्कार केंद्र हमारे 2.5 घंटे के होते हैं, उनमें से 2 घंटा शिक्षण कार्य और आधा घंटा हमारा शिक्षक वहाँ परिवारों में संपर्क करता है। आज नेक कमाई समूह के माध्यम से यहाँ बच्चों को सुभाष चंद्र जयंती के उपलक्ष्य में गर्म वस्त्र वितरण, जर्सी और अन्य आवश्यक वस्त्रों का यहाँ वितरण किया जा रहा है। इस समय हमारे यहाँ 2 संस्कार केंद्रों के बच्चे हैं, एक तो शोलालपुरा और दूसरा 80 क्वार्टर वाल्मीकि बस्ती। तो ये समूह आज इन सारे बच्चों को सर्दी के अवसर पर गर्म वस्त्र वितरण करने के लिए आया है। इन सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन हम करते हैं। इसी प्रकार पूरा समाज हमारे साथ जुड़े, समाज का जो अगड़ा वर्ग है वो हमारे साथ जुड़ करके और इस हमारे काम में सहभागिता बने, यही हमारी अपेक्षा है। मेरा नाम विमल कुमार जैन, मैं संस्था का मंत्री हूँ। माधव सेवा समिति के द्वारा जो संस्कार केंद्र और विद्यालय चल रहे हैं, पिछले 2003 से माधव सेवा समिति वंचित वर्ग के लोगों में, गरीब लोगों में, बच्चों में संस्कार देने का कार्य कर रही है और शिक्षा क्षेत्र में बच्चे आगे बढ़ें, वो बच्चे अपने घर में भी अपने परिवार में संस्कार दें। यहाँ उल्टी स्थिति है, यहाँ उनके परिवार में बच्चे संस्कार दे रहे हैं और ये बच्चे सब तरह के गुणों से संपन्न हैं और माधव सेवा समिति का उद्देश्य ये है कि ये बच्चे आगे बढ़कर देश में एकजुट हों, एकता स्थापित करें और देश का मान बढ़ावें। आज जो ये कार्यक्रम है, नेक समूह जो है उसके द्वारा बच्चों को जर्सी वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है। नेक कमाई समूह इस कोरोना काल में बहुत से सेवा कार्य कर रहा है और समाज में बहुत अच्छे कार्य कर रहा है। आज ये माधव सेवा समिति के इस संस्कार केंद्र पर पधारे हैं। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रदर्शित करता हूं कि उन्होंने माधव सेवा समिति के संस्कार केंद्र के इन बच्चों को इस सर्दी में जर्सी प्रदान की और उनको सर्दी से बचाव का। पिछले 2 साल से खुशी वाला रविवार के रूप में कार्यक्रम को आयोजित कर रहा है। आज मोहल्ला शलालपुरा पुराना कटला स्थित मादक सेवा समिति के तत्वाधान में नन्हे मुन्ने बच्चे, जो स्कूल की एक पाठशाला चलती है, उसमें नेक कमाई समूह के द्वारा इन बच्चों को जर्सियाँ, शॉल और स्वेटर वितरित किए गए हैं। नेक कमाई समूह हर रविवार खुशी वाले रविवार के रूप में गरीब बच्चों को, गरीब महिलाओं को सिलाई मशीन, नन्हे मुन्ने बच्चों को पाठ्य सामग्री, स्वेटर, जर्सियाँ हर रविवार जैसे जैसे हमारे पास फ़ोन आता है उसके हिसाब से हम वितरित करते हैं। और नेक कमाई समूह कन्यादान के रूप में लगभग 6 कन्यादान आयोजित कर चुका है। अगले माह फरवरी में भी एक गरीब परिवार, गरीब लड़की की शादी नेक कमाई समूह करने जा रहा है। रविवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। अधिक जानकारी देते हुए के गुप्ता ने बताया कि इस दिवस को भारत सरकार ने पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की योजना बनाई है एवं आज रविवार को दिल्ली में भी इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र बोस की भव्य प्रतिमा का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया। इसी के उपलक्ष्य में आज रविवार को दाऊदपुर स्थित सुभाष पार्क में ब्रजभूमि कल्याण परिषद और भारतीय चरित्र निर्माण संस्था द्वारा अलवर को अपराध मुक्त बनाने का कार्यक्रम चल रहा है। वहीं सुभाष पार्क में आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके विचार गोष्ठी का आयोजन भी किया गया। उन्होंने बताया कि 12 जनवरी विवेकानंद जयंती से आज 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर अलवर में बढ़ते अपराधों को कैसे कम किया जाए, इस पर विचार विमर्श गोष्ठी में किया गया। अलवर में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज के मुख्य अतिथि हमारे विभाग चालक माननीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 125वां जन्म दिवस है और इस जन्म दिवस को भारत सरकार ने पराक्रम दिवस के रूप में आयोजित करने की योजना बनाई है। आज दिल्ली में भी इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र बोस की एक भव्य प्रतिमा का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जाने वाला है। साथ ही दाऊदपुर में सुभाष पार्क है, वहाँ पर ब्रजभूमि कल्याण परिषद और भारतीय चरित्र निर्माण संस्थान के द्वारा अलवर को
अपराध मुक्त बनाने का जो कार्यक्रम चल रहा है, ये कार्यक्रम 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जयंती से लेकर आज सुभाष जयंती तक यानी 23 जनवरी तक चल रहा है और ये प्रतिवर्ष चलेगा। अलवर को अपराध मुक्त कैसे बनाया जाए, उसके लिए गीता में जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिए हैं वो हम सब के लिए जो है पठनीय है। हम सबको अपने में उनको आत्मसात करने का काम करें। और आज जो सुभाष चंद्र बोस का जो इतिहास था वो एक गुमनामी के अंधेरे में खोया हुआ था। उस गुमनामी के अंधेरे से सुभाष चंद्र बोस को निकालकर आज भारत में उनके योगदान को सराहा जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि आज है। कालाकुआ सेक्टर 3 के सामने से जो सड़क सीधी जा रही है जयपुर मोड़ की तरफ, उसे सड़क का हाल बेहाल है। बड़े बड़े गड्ढे जगह जगह पड़े हैं। छोटे बच्चे जो स्कूल और कोचिंग जाते हैं उनको इन गड्ढे का सामना करना पड़ता है, जबकि यह रोड जयपुर रोड से जुड़ा हुआ है। यह सड़क सीधी जयपुर की तरफ जाती है। यहाँ से जो गाड़ियों में राहगीर गुजरते हैं, कई बार उनका भी इस गड्ढे में दुर्घटना हो गई है। ऐसे में सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे पा रही है। छोटे छोटे बच्चे इन सड़क पर खेलते भी हैं और इसी रास्ते से स्कूल और ट्यूशन जाते हैं। बच्चों में डर बना हुआ है। ऐसे में सरकार को इस तरफ जल्दी ध्यान देना चाहिए ताकि बच्चे सुरक्षित रहें और दुकानदार, राहगीर, वहाँ के रहने वाले बाशिंदे भी सुरक्षित रह सकें। पिछले 20 दिनों से ये खड्डा ऐसा है जैसे आप दिख रहे हो वैसा ही है कंप्लीट। 20 दिनों में संबंधित डिपार्टमेंट को बार बार सूचित करने के बाद भी आज तक इस पर कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई है और हमें अंदेशा है कि आने वाले समय में कोई बड़ी दुर्घटना इसमें हो सकती है। चूँकि ये बहता हुआ रोड है, लोग जनता आती जाती है, 4 व्हीलर 2 व्हीलर और बच्चे खेलने भी निकलते हैं, तो कोई बड़ी दुर्घटना की संभावना है। एक रोज़ ट्रैक्टर इसमें चले गया था, वो दुर्घटना होती होती बची। और अभी तो क्या है कि चूँकि खंबा बीच में है तो गाड़ी इधर से आती है, खड्डा देख के अचानक उधर घूमता है तो कोई खंबे को भी नुकसान कर सकता है। और दूसरा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि स्कूलें अभी बंद हैं कोरोना की वजह से। अगर स्कूलें चालू होती और बड़ी बसें स्कूल की आती जिनमें बच्चे छोटे छोटे होते हैं तो निश्चित रूप से इसमें कोई बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती थी। हमने समय समय पे संबंधित डिपार्टमेंट को सूचित करने के बाद भी आज तक ये जो दुर्घटना का क्षेत्र बना हुआ यथास्थिति में है। योगेश शर्मा। मैं सुबह कई बार घूमने जाता हूँ, जब एक राहगीर ने मुझे बताया कि यहाँ पे भाई साहब आपका खड्डा हुआ पड़ा है और पानी बहुत स्पीडली निकल रहा था उसमें, तो मैं उसके बाद अपना घूमने गया था। जब मैंने वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट में गया था, मैं वहाँ मेरे नाम से रिपोर्ट दर्ज करा के आया हूँ भाई मेरे घर के सामने राइजिंग लाइन में से पानी और बहुत ज़्यादा फ्लो में निकल रहा था। तो वहाँ पे बाकायदा मेरा नाम और मेरा मोबाइल नंबर दोनों चीज़ रजिस्टर करा के आया हुआ हूँ। आज 7 से 8 दिन हो चुके हैं। एक दिन यहाँ हमारे बैक साइड वाली गली में रिपेयरिंग करने भी आए हुए थे। जब भी मैंने बोला था बोला हाँ हम अभी आते हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई सूचना नहीं आई। इसका तो कोई आंकड़ा ही नहीं है। ये कम से कम 1-1.5 घंटे ये पानी फुल प्रेशर में चलता है। इसके बारे में यही मेरा मकान है और ये खड्डा है। डेली इसके सामने हमने ये एक झंडा सा भी लगाया है ताकि लोग, तो इसमें क्या लोगों को दिखता रहे और कि कोई दुर्घटना ना हो। पापा ने भी, हमारे को अड़ोस पड़ोस में मिलने जुलने वालों ने भी, इस यहाँ पे कोई भी देखने नहीं आया। सिर्फ हम लोग ही सुबह या शाम के टाइम जब भी हमें समय मिलता है तो हम एक बार जाते हैं, सूचित करते हैं। धीरज जैन। यहाँ पर सेक्टर 3 है और सेक्टर 3 से जो अपने जयपुर रोड के लिए रोड निकल दी है, इस पर जो रोड टूटी हुई है इसका 1.5 महीने से ऊपर हो गया है, काम बंद हुए। बारिश के दिनों में इसमें पानी भर जाता है, बच्चे गिर जाते हैं, काफ़ी बुजुर्ग लोगों के भी चोटें आ चुकी हैं। किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला। आधी रोड टूटी पड़ी है, धंधा ही आधा रह गया। धंधा है ही कहाँ, पहले धंधा नहीं था, बच्चा कुछ धंधा इस रोड के टूटे वजह से मतलब बिल्कुल बंद हो चुका। क्योंकि लाइट की व्यवस्था की बात करें तो रात को इस पर रोड लाइट के नाम पे नाम मात्र के 1-2 लाइट जली हुई, जैसे थोड़ा बहुत उजाला होता है, वरना आने जाने बुजुर्ग महिलाओं को रात के टाइम बहुत परेशानी होती है इस रोड पर। गिरने का पूरा चांस रहता है। कई एक्सीडेंट हो चुके हैं, गाड़ी कार वाले तेज स्पीड में आता है, अचानक गड्ढे में गिरते हैं, कई गाड़ियों के नीचे वो टूट चुके हैं। मेरा नाम रोहितास राठौड़ है और मैं यहीं का निवासी हूँ और मेरे साथ भी हादसा हो गया आज से 2 साल पहले। लगभग इसको 4 से 5 साल हो गया टूटा हुआ। पूरा रोड पोला हुआ है। जब से सीवरेज की लाइन डली है ना, सीवरेज लाइन लीकेज है और पानी की लाइन सारी लीकेज है। आप देख रहे हो स्थिति हालत क्षेत्र की, प्रशासन के जहाँ तक नहीं रेंगती। स्थिति इतनी भयावह है कि यहाँ पर आए दिन हादसे होते हैं। कभी किसी का पैर टूट जाता है, कभी किसी के बेचारे के बच्चे गिर जाते हैं, कभी क्या हो जाता है, कभी क्या हो जाता है।
कई बार बड़े हादसे भी हो गए। प्रशासन तो देखता ही नहीं है इधर की तरफ, ना तो नगर परिषद ध्यान देती है, ना यूआईटी ध्यान देती है। अब क्या करें, पार्षद डेली निकलते नहीं यहाँ से। यहाँ से कोई सभापति नहीं निकलता, मेन रोड है। यहाँ से अधिकारी भी निकलते हैं प्रशासन के, कलेक्टर साहब भी यहाँ से कई बार गुजरे हैं। ऐसी बात थोड़ी ना नहीं गुजरे, विधायक भी यहाँ से कई बार गुजरे, लेकिन इसकी कोई सुन लेने वाला नहीं। लाइनों से खराब है और आए दिन हादसे होते रहते हैं। बड़ी दिक्कत आती है। हमें सरकार से ये है कि सब जल्दी से जल्दी इस रोड को बनवाया जाए। दुर्घटना होती है यहाँ पे, तो सरकार से निवेदन है कि ये बहुत जल्द बनवा दिया जाए, दुर्घटना से बचे। बहुत काफ़ी दिनों से सर इसकी हालत खराब है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बाबू शोभाराम कॉलेज अलवर की इकाई द्वारा आज राजस्थान सरकार के खिलाफ सांकेतिक फांसी लगाकर प्रदर्शन किया गया। इकाई अध्यक्ष मोनू शर्मा ने बताया कि सरकार द्वारा उस पुल की सफाई करा दी गई है जहां मूक बधिर बहन लहूलुहान हालत में मिली थी। सीबीआई के पास केवल वही एक सबूत की जगह थी, वो भी साफ करा दी गई है। यह प्रशासन व सरकार पर सवाल खड़े करता है। छात्रा प्रिया ने कहा कि सभी छात्राओं में भय का माहौल है, किसी को भी अलवर प्रशासन पर अविश्वास नहीं रहा है। जब तक मूक बधिर छात्रा बहन को न्याय नहीं मिल जाता तब तक विद्यार्थी परिषद संघर्षरत रहेगी। इस दौरान जिला संगठन मंत्री पंकज यादव जी, निकिता, मनीषा, रितिका, पवन जांगिड़, दुर्गेश यादव, अमन, नीतीश आदि मौजूद रहे। सीबीआई जांच से पहले ये गहलोत सरकार आखिर किसको बचाना चाहती है, ये पुलिस प्रशासन आखिर किसको बचाना चाहता है, आज हम लोग पूछना चाहते हैं इन लोगों से। आज अलवर बीएसआर कॉलेज में छात्राओं द्वारा सांकेतिक फांसी लगाकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। जिस तरह से प्रशासन ने नगर परिषद के साथ मिलकर उस पुलिया की सफाई करवाई है, जहाँ से सीबीआई को एक नया रूप मिल सकता था इन्वेस्टिगेशन करके, एकमात्र सबूत था जिसको प्रशासन और नगर परिषद ने मिलकर मिटा दिया गया। यह कहीं ना कहीं सरकार व प्रशासन के खिलाफ सवाल खड़े करता है। जब तक हमारी मूक बधिर बहन को न्याय नहीं मिल जाता तब तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ऐसे संघर्ष रहेगी। और हमने 5 छात्राओं की कमेटी बनाई थी हमारे अनिश्चितकालीन धरने के समय में, जो अभी छात्रा के पीड़िता के घर पे जाके और जांच तैयार कर रही है और राज्यपाल को पूरी रिपोर्ट हम सौंपेंगे। आगे आने वाले समय में भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ऐसे ही छात्र बहन को न्याय दिलाने के लिए विभिन्न तरह से विभिन्न तरीकों से विरोध प्रदर्शन करके सरकार के खिलाफ। और कितना दिन का अल्टीमेट दिया है सरकार? देखिए, हमारी बात हुई थी वहाँ पे कलेक्टर साहब से, तो उन्होंने हमें 13 तारीख को जब हमने एक विरोध प्रदर्शन किया था रैली ग्रुप में, उस टाइम उन्होंने 3 दिन का अल्टीमेटम दिया था। लेकिन 3 दिन होने के बाद में भी जब कोई उसमें नहीं गिरफ्तारी हुई तो हमने अनिश्चितकालीन 4 दिन धरना भी दिया। सीबीआई को जांच सौंपने के नाम पे उन्होंने हम वहाँ से धरना के स्थगित किया कोरोना काल को ध्यान रखते हुए। लेकिन उसके बाद में भी अभी कोई जिस तरह से सबूत मिटाए गए हैं उसको लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आज फिर से सांकेतिक फांसी लगाकर एक सरकार को एक मैसेज दिया है कि अगर ऐसे जल्द से जल्द कुछ गिरफ्तारी नहीं होती है तो विद्यार्थी परिषद आगे भी ऐसे करेगा। आज समाचारों में इतना ही। मुझे दीजिए याद। नमस्कार।